हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम पेपर का, और इसमें हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसमें कुछ सॉल्व पेपर हैं प्लस प्रैक्टिस सेट हैं, यानी कि 8 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 7 जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं। ठीक है, तो पेपर अगर देखेंगे तो इसमें जो है सॉल्व पेपर जितने भी थे वो हो चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है टोटल हो चुका है 7। आज की इस वीडियो में होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे सामान्य ज्ञान के सबसे पहले। इसके बाद जब सामान्य जानकारी हो जाएगा तो फिर इसका हम हिंदी का शुरुआत करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा इस बुक का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का। और इसके जितने भी वीडियो हैं उसको अगर आपको देखना है तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से उसको आप जाकर चैनल पेज पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो वीडियो एग्ज़ाम 2022 का पेपर जो कि संभावना है दिसंबर में होने की। ठीक है, दिसंबर या जनवरी के आसपास, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहे। प्रैक्टिस सेट उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। पहला क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, बताना किस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए एपीकल्चर जो होता है ये शहद के उत्पादन से संबंधित होता है, यानी कि ये मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, एपीकल्चर उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक होता है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर भी बहुत पूछा जाता है। पीसी कल्चर जो होता है ये व्यापारिक मत्स्य पालन से होता है। ठीक है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित होता है। ठीक है, पीसी कल्चर। एक होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो अंगूर उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एक होता है सेरीकल्चर, ये भी याद रखिएगा। सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है। रेशम के उत्पादन का जो संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और एक होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो ये फलों की कृषि से संबंधित होता है। फलों की खेती से संबंधित को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर से को जानना जरूर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है? इनमें से ऑप्शन दिया गया है इंद्र और उनका हाथी। बी ऑप्शन है उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और स्पेर पर नामांकित देवता। तो इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में जो दिया गया है वो नवा मंडल जो पूर्णता है वो समर्पित है सोम और इस पर नामांकित देवता को समर्पित है, जो कि ऋग्वेद के संहिता में दिया गया है। ठीक है, सोम जो होता है ये कि प्रसिद्ध पौधा है, और सोम जो है ये प्रसिद्ध पौधे का रस होता था, उसको सोम कहते थे। और ये जो है हिमालय के मूंजवंत, ठीक है, मूंजवंत शिखर पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, मूंजवंत शिखर पर होता था, अब शायद ना हो। और ये जो है इसका प्रयोग जो है सोम का प्रयोग केवल धार्मिक उत्सवों पर ही किया जाता था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? महिला और साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है वो किस राज्यों में? ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता में। तो अगर हम इसमें आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा अधिकतम अंतर आता है। अगर हम केरल की बात करते हैं, सबसे पहले केरल दिया ऑप्शन में, तो केरल में टोटल साक्षरता दर है 94%। ठीक है, अब अगर हम केरल में पुरुषों की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96% है लगभग, और इसके बाद स्त्री की बात करेंगे और महिलाओं की तो 92% यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये हो गया केरल। मिजोरम में बात करेंगे तो मिजोरम की अगर टोटल साक्षरता दर देखेंगे तो 91% आता है। पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 93.3% है, और महिला की साक्षरता दर यहाँ पे 87.9% है। ठीक है, गुजरात में देखेंगे तो टोटल 78% साक्षरता दर है, और यहाँ पे पुरुष जो है वो 85% साक्षर है, और गुजरात में महिला जो है 70% साक्षर है। ठीक है, वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि टोटल जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, और यहाँ पे पुरुषों का जो है परसेंटेज 77.3% और महिलाओं का जो है 59.1% है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में है।
तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक के द्वारा स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है? तो उस स्तंभ की बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, भाब्रू स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया, मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के भाब्रू बैराट अभिलेख में स्वयं को देव नाम प्रियदर्शिनो लाजिनो मागधो कहा है, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार देखा जाएगा तो अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। अब ये जो है ये क्या है दक्षिण गंगोत्री? तो दक्षिण गंगोत्री जो है एक शोध स्टेशन है, भारतीय शोध स्टेशन है। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका पर ये बनाया गया था स्टेशन है। ठीक है, अंटार्कटिका पर ये जो है बनाया गया था और जो अब वर्तमान में क्या है, अब ये चालित नहीं है, वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे तो मैत्री स्टेशन है, मैत्री और भारती, ये दो स्टेशन क्या है अस्तित्व में कार्यरत हैं, भारती और मैत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत सुमेलित है बताना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर केसरी और एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी रफ्त गुप्तार। तो ये इधर पत्रिका का नाम है, उधर उनके संपादक का नाम है। तो इनमें से कौन सा एक गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो ये पार्ट ही गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट पत्रिका का प्रतिपादन या संपादन जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इनमें से तो 1857 की क्रांति का जो हुआ था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो असम में जो है कौन नेता हुआ था, किसने जो विद्रोह किया था? तो असम में अगर हम बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त थे, जिन्होंने जो है असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम में इन्होंने किया था। और इन्होंने वहाँ के अंतिम राजा जो थे, अंतिम राजा के पोते थे कंदपेश्वर सिंह। ठीक है, उनका क्या नाम था? कंदपेश्वर सिंह। कंदपेश्वर सिंह जो है दिया गया है, ये वहाँ के अंतिम राजा के पोते थे। तो इनको जो है राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की थी और शीघ्र ही विद्रोह क्या हुआ था, असफल भी हुआ था। मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बाद में। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किसके समीप स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये उत्तर पूर्वी तट पर पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पड़ता है। उत्तर पूर्वी तट पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, ये एक समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1900 किलोमीटर से ये अधिक है लंबाई है इसकी। ठीक है, और इस प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीव के अस्थि पंजरों से लगातार जमाव के कारण हुआ है। और इस विशाल जो प्रवाल भित्ति है, इसके पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जहाज़ों को सदा खतरा बना रहता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ठीक है, गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे उसको जो है किसी ने राजनीतिक फिरौती कहा था या फिर पॉलिटिकल ब्लैकमेल इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो कहा था। तो ये कहा गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, लिनलिथगो ने जो है ये कहा था। तो राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। और इसके शासनकाल में ही गांधी जी ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लिनलिथगो के काल में ही हुआ था। और ये अभी हाल ही में लेखपाल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, ग्रह या फिर निहारिका? अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कौन सा नहीं भाग होता है? तो वो होता है निहारिका। निहारिका क्या होता है? निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों क्या है, सौरमंडल के भाग हैं। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों
धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में जो है समस्त ऊर्जा का स्रोत होता है। और निहारिका की बात करेंगे तो निहारिका जो होता है वो हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह होता है, जो कि ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो बेसिकली 1917 में हुआ था। और ये जो है भारत में गांधी जी का पहला जो है ये कोई किसी प्रकार का ये जो है सत्याग्रह था या फिर आंदोलन था। ठीक है, तो इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे एम.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जो थे, इन्होंने जो है सत्याग्रह जो चंपारण का हुआ था उसका विरोध किया था। और गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में किया था, ये किसके कहने पर किया था? तो ये किसके आग्रह पर गए थे वहाँ पर? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी आदि जो है मिले थे। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी याद रखिएगा कि महात्मा की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और किसको दिया गया था? गांधी जी को। तो ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? ठीक है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इनमें से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका यह बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा सी पार्ट, चेन्नई। चेन्नई का लिंगानुपात क्या है? सबसे ज़्यादा इनमें से। मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पे 832 लिंगानुपात है। कोलकाता की बात करेंगे तो यहाँ पे 908 है। ठीक है, चेन्नई की बात करेंगे तो यहाँ पे 989 है। दिल्ली में जो है 868 है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया? चेन्नई में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में जो है राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा की बात करेंगे पहले। देखिए भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं इन तीनों को। ठीक है, संसद में जो है निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन जो होता है उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के अधिक से अधिक अगर संख्या की बात करेंगे तो 250 हो सकती है। ठीक है, 250 क्या हो सकती है? अधिक से अधिक संख्या हो सकती है। और वर्तमान समय में कितना है? तो 245 है वर्तमान समय में। ठीक है, और इनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होता है। शेष 233 सदस्य जो होते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में ही निहित है। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति क्या नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समिति का प्रधान जो होता है मेन वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सही युग्म की मिलान करना है। इनमें से संविधान का दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा ए भाग, पांचवा भाग में क्या क्या है ये बताना है। इसमें मिलान करना है, सूची दिया गया है। तो संविधान के दूसरे भाग में क्या है? संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। संविधान के तीसरे भाग में क्या है? तो संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। ठीक है, और संविधान के 4A में क्या है? तो 4A में मौलिक कर्तव्य है। संविधान का 5वां भाग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर इसको संघ कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा? मिलान इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में जो है निम्नलिखित पदों की वरीयता दृष्टि से कौन सा क्रम सही इनमें से? यानी कि सबसे उच्च पद पर कौन है, इसके बाद फिर कौन है, फिर उसके बाद कौन होंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए देश में अगर वरीयता क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आता है कौन? राष्ट्रपति सबसे उच्च होता है। दूसरे नंबर पर होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होता है। और चौथे नंबर पर होता है राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, राज्यों का राज्यपाल किस नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है।
5वें नंबर पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5वें नंबर पर आते हैं। 6ठे नंबर पर आते हैं उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उप प्रधानमंत्री जो होते हैं वो 6ठे नंबर पर आते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश 7वें नंबर पर आते हैं। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पर हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष 5 में जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है और 5 का यानी कि उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री दोनों सेम कैटेगरी में आएंगे। इस तरीके 7वें पर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे और 8वें पर क्या हो जाएंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं अपने अपने राज्य में। और इसके बाद 9 में बात करेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं सबसे 9वें स्थान पर। तो इस तरह से वरीयता का क्रम आता है। अब इनमें से अगर हम देखेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यों का राज्यपाल जो है ये किस नंबर पर आते हैं, तो 4थे नंबर पर आते हैं, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल, इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव, तो ये राइट लगा हुआ है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह जो है वो है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द जो है किस अनुच्छेद में है जो कि केवल पूरे संविधान में एक बार प्रयोग किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में जो है ये मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग किया गया है। और इसके अनुसार अगर हम देखेंगे 352 खंड 3 के अनुसार, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करेगा, ठीक है। तो ये मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार आया है पूरे संविधान की किताब में। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमांत कृषक की बात कर रहा है तो सीमांत कृषक किसको कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को क्या कहते हैं, सीमांत कृषक कहते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना में जो है कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य ऐसे उद्योगों से होता है जो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इसके अंतर्गत लोहा है, इस्पात है, दूरसंचार शक्ति है, सड़क निर्माण है, रेलवे आदि जो है आधारभूत उद्योग जो है इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा कोर सेक्टर में, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या आते हैं, ये सब कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है ये बताना है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि श्वसन क्रिया में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में उसका श्वसन क्रिया में जो है उल्टा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी पार्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, और ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्वसन क्रिया में करते हैं पौधे, ठीक है। श्वसन क्रिया में ये चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका डैश क्या होता है, गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है या फिर प्रतिरोध अधिक होता है। 2 बार एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, घर की जो सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए जो है उपयोग में आने वाला जो फ्यूज तार होता है उसे वो जो धातु का बना होता है तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, गलनांक कम होता है, ठीक है। क्या होता है, गलनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है इनमें से। तो वित्त बिल के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, भारत के राष्ट्रपति की क्या होता है, स्वीकृति आवश्यक होता है, ठीक है। धन विधेयक जो होता है जिसको वित्त बिल कहा जाए, फिर धन विधेयक कह लीजिए, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों के जो है परिवर्तित करने वाले विधेयक तथा व्यापार के जो है वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। धन विधेयक को लोकसभा में एकाधिकार
लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है लोहा और क्रोमियम का होता है मिश्र धातु, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लोहा एवं क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसमें निकिल नहीं है तो निकिल आप भी जानिएगा, निकिल भी पूछा जा सकता है। लोहा, क्रोमियम और निकिल, ठीक है, इससे क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। इसका उपयोग जो होता है वो बर्तन तथा सल उपकरण बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है जिसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो है ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि पानी में चीनी का घुलना यह क्या होता है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अब इस क्यों होता है यह भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा की बात करेंगे तो यही परिभाषा कहता है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप में पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का पूर्व रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि दूध का दही से बनना, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना आदि सब क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। मोमबत्ती जलने के बाद फिर दोबारा मोमबत्ती वापस नहीं आएगी। दूध से दही जब बन जाता है तो फिर उसको दूध नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हवा में चांदी का बर्तन जो काला हो जाता है उसको फिर हम चांदी नहीं बना सकते। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन जो है एक बहुलक है जिसमें होता है, टेफ्लॉन में क्या होता है ये बताना है। तो टेफ्लॉन में फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो होता है टेट्राफ्लोरो का बहुलक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। क्या है, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, डार्विन के अनुसार अगर देखेंगे तो जो जीव प्रकृति के अनुरूप नहीं बदल पाते, उनके अनुकूल नहीं बन पाते, वह कालांतर में नष्ट हो जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो दूसरी कक्षा अगर पूछा गया है, देखिए इलेक्ट्रॉनों के किसी कक्षा यानी कि कोई भी कक्षा n है मान लीजिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी कक्षा पूछा गया तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 × 2 की पावर 2, 2 × 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 2 × 4 यानी कि 8। तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, दूसरी कक्षा में 8 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जो भी कक्षा पूछा जाएगा उसका स्क्वायर करके उसमें 2 से भी गुणा कर देंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। अगला प्रश्न, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस में होता है, विटामिन में, वसा में यानी कि फैट में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में, किस में होता है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो फैट में होता है, वसा में होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वसा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। झूमिंग कृषि किसको कहा जाता है, झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि जो होता है कौन करता है यह बताना। तो झूमिंग जो होता है चलवासी कृषि का नमूना होता है और इसके तहत जो है आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं और उसके पश्चात में आगे बढ़ जाते हैं। यह जो है सर्वाधिक खासी जनजातियों में होता है। खासी क्या है, एक प्रकार की जनजाति है, तो इनके जनजातियों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में झूमिंग सर्वाधिक प्रभावित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कौन मदद करता है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में। तो वो जैव रासायनिक अपक्रियाओं के दर को कम करके इसको क्या किया जा सकता है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन की बात कर रहा है तो एस्ट्रोजन जो होता है स्टेरॉइड होता है और एक पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है।
ठीक है, यानी कि ये ग्रैफियन पुटकाओं से निकलता है जो कि यौनावस्था में यौन लक्षणों, ठीक है, को प्रेरित करता है। इसके फलस्वरूप जो है मादा की आवाज़ में मधुरता, स्वभाव में शालीनता आती है तथा मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। और इस हार्मोन से की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, रजनोवृत्ति का आभास होने लगता है तथा स्तन क्या बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम हो। ठीक है, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, मटियार या फिर मटियारी दोमट या फिर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सब्जियों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है। तो आंसर इसमें आपका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, बलुई दोमट। ठीक है, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है, तो वो है मटर। मटर क्या है, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो इसमें से बायोडीजल की जो फसल है वो जेट्रोफा की फसल है। तो आंसर इसमें राइट क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अब जेट्रोफा का हिंदी नाम इसको जंगली एरंडी भी कहते हैं, बंगरेड़ वैसे रतनजोत कहा जाता है। इसके बीजों में क्या होती है, तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी अध्ययन है। अनुवांशिकी अध्ययन, अनुवांशिकी में किसका अध्ययन करते हैं, तो वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। मृदा विज्ञान में जो है मृदा को मानते हैं, मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं, मृदा विज्ञान में मृदा को जो है प्राकृतिक पिंड मानते हैं। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है और एक ऐसे सेब छोड़ जाता है तो वो क्या होगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान, अगर अंतरिक्ष यान है जो चक्कर लगा रहा है तो अगर उसके बाहर एक सेब छोड़ दिया जाए तो सेब का क्या होगा, पृथ्वी की ओर आएगा, कम गतिमान से गतिमान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या फिर अधिक गति से गतिमान होगा। तो राइट आंसर इसके बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान हो जाएगा सेब भी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या फिर पृथ्वी एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ती जाती है, और इसका कारण है भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, और इस जलवायु में जो है रोज़ दोपहर के बाद वर्षा होती है, साल भर नमी बनी रहती है, इसी कारण जो है विभिन्न तरह के पौधे उगते हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन कल्याण पर्व का संबंध किससे है, किस शहर से है। जन कल्याण पर्व जो है ये किस शहर से संबंधित है, तो ये इसे संबंधित है मथुरा। ठीक है, ये किस में मनाया जाता है पर्व, मथुरा जिले में मनाया जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम निम्न में से कौन है, इनमें से सर्वाधिक स्थायी यानी कि परमानेंट इकोसिस्टम कौन सा है इनमें से, तो राइट आंसर की बात करें तो महासागर होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये ए पार्ट हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता इनमें से, तो लोकसभा की जब कार्यवाही होती है तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो होते हैं वो भाग नहीं लेते, बाकी ये तीनों भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की टोटल संख्या 6 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल 9 है। कितनी है, 9 है, याद रखिएगा। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा, कहाँ पर मुख्यालय बनाया जाएगा, तो मुख्यालय इसको बनाया जा रहा है चित्रकूट में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में से भोक्सा जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, भोक्सा जनजाति, बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बिजनौर और आगरा में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है। अब ये देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि 2022 के हैं, तो इसमें जो है अनुमानित लगाया गया है कि भारत की जो है आर्थिक विकास दर 9.1% रहेगा। तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है, तो तात्कालिक सरकार को भंग कर यह किया गया है सूडान में। ठीक है, उत्तरी सूडान का सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहानी ने जो है देश में आपातकाल ऐलान करके सरकार, सेना और नागरिक प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई गई संप्रभु परिषद को भंग कर दिया। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्र के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 12 तक के। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 12 तक के क्या है, मुफ्त शिक्षा
देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये जो है स्टेशन क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्णतः महिलाओं द्वारा ये संचालित होता है। ये साउथ सेंट्रल जोन व आंध्र प्रदेश की महिलाओं के संचालित के पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।